बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में कालीन बाफ़ी की। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कालीन बाफ़ी का काम बलूचिस्तान में होता है, ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में भी कालीन बाफ़ी का काम किया जाता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कभी भी कालीन बाफ़ी के काम को कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से ये सनत कभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकी। यही वजह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ईरान और अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशियाई ममालिक के कालीन फ़रोख्त होते हैं। ईरान में कालीन बाफ़ी की सनत ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है और ईरान में कालीन बाफ़ी की सनत कदीम तरीन भी है, जबकि अफ़गानिस्तान, टर्की और सेंट्रल एशियाई ममालिक में भी ये सनत खासी मुस्तहकम समझी जाती है। ताहम पाकिस्तान में भी ये सनत किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में हुक्मरानों की अदम तवज्जो की वजह से कालीन बाफ़ी तमाम तर वसाइल और माहिर कारीगरों की दस्तयाबी के बावजूद कभी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकी। अब इस शोबे में चीन भी बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है और जितनी तेज़ी से चीन इस शोबे में आगे बढ़ रहा है, ऐसा महसूस होता है कि आने वाले चंद बरसों में चीन इस शोबे में भी मार्केट पर कब्ज़ा कर लेगा और ईरान और अफ़गानिस्तान समेत सेंट्रल एशियाई ममालिक के कालीन भी फ़रोख्त की रफ्तार के लिहाज से पीछे रह जाएंगे। ताहम क्वालिटी के एतबार से जो मकाम ईरानी, अफ़गानी, टर्की और सेंट्रल एशियाई ममालिक या पाकिस्तानी कालीनों का है, वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। जाहिर है कि चीन की इस तरक्की की वजह से ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियाई ममालिक की सनत की तबाही के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। ताहम ईरान तो किसी हद तक चीन का मुकाबला करने की सकत रखता भी है, लेकिन इस मामले में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और दीगर ममालिक चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इन ममालिक में चीन का मुकाबला करने के लिए दम खम ही नहीं। जाहिर है इसकी वजह चीन के कालीनों की कम कीमत है। कालीन बाफ़ी दो तरह से होती है, एक हाथ से बने हुए कालीन और दूसरे मशीनों से बनाए गए कालीन। अगरचे मशीनों से बनाए गए कालीनों के मुकाबले में हाथ से बनाए गए कालीन ज़्यादा दीदा ज़ेब और पुरकशिश होते हैं, लेकिन इनकी कीमतें भी ज़्यादा होती हैं। जबकि दूसरी तरफ हाथ से बने हुए कालीनों को तैयार करने में वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है और लागत भी बहुत ज़्यादा ही आती है। चीन की तरह ईरान और अफ़गानिस्तान में भी अब कालीन बाफ़ी मशीनों से की जा रही है, जबकि चीन इस काम में इन दोनों ममालिक से बहुत आगे है और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से चीन से दरामद शुदा कालीन बहुत ज़्यादा खुशनुमा और कम कीमत होते हैं, ताहम पायदार नहीं होते। इसी वजह से ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यह सनत बुरी तरह मुतासिर हो रही है और लोग ये काम छोड़कर दूसरे रोज़गार की तरफ देखने पर मजबूर नज़र आते हैं। जी नाज़रीन, किसी ज़माने में बलूचिस्तान के हर दूसरे घर में हाथ से कालीन बनाए जाते थे और घरों की जीनत बनने वाले इन कालीनों में घर की ख़वातीन का हुनर खूब झलकता था। चंद दहाइयों पहले कोयटा में हाथ से बनने वाले कालीन फ़रोख्त करने वालों की तादाद बहुत बड़ी थी और इन दुकानों से न सिर्फ मकामी बल्कि मुल्की और दुनिया भर से सयाह ख़रीदारी किया करते थे। ताहम अब इस रुझान में नुमायाँ कमी आ गई है। कालीनों के कारोबार करने वाले दुकानदार कहते हैं कि महंगाई और कारीगरों की कमी के बायस अब हाथ से बने कालीनों की फ़रोख्त कम हो गई है। हाथ से बने कालीन न सिर्फ बलूचिस्तान की सकाफ़त की अक्कासी करते हैं, बल्कि अफ़गान पनाह गुज़ीरों की आमद के बाद इसके डिज़ाइन और बनावट में भी जिद्दत आई है। कोयटा में गुज़िश्ता 50 बरसों से इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि उनके कालीनों की फ़रोख्त में वाज़ह कमी की वजह पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी और उसके नतीजे में बढ़ती हुई महंगाई है। उनका कहना है कि हाथ से बने पाकिस्तानी कालीनों की फ़रोख्त में कमी की एक और बड़ी वजह यह है कि कारीगरों ने कालीन बनाने के मुआवजे में इजाफ़ा कर दिया है। पहले वो 800 से 1000 रुपये लिया करते थे, मगर अब वो 1500 से 2000 रुपये तलब करते हैं। हाथ के कालीन बनाने वाले अक्सर कारीगर अफ़गान पनाह गुज़ीन थे, जिनमें से ज़्यादातर वापस अफ़गानिस्तान भी चले गए हैं। माजी में हाथ से बने कालीन का कारोबार अच्छा था, लेकिन 2008 और 2010 के बाद इसमें बतदरीज कमी आती गई। खुसूसन
पिछले 4-5 साल से इसमें बड़ी हद तक कमी आ गई है, जिसकी वजह से आजकल मार्केट में दस्तयाब टर्की, ईरान और चीन के मशीन से बने कालीन है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मशीन से बने कालीन प्लास्टिक और लिनन के बने हुए होते हैं, जो देखने में तो खूबसूरत लगते हैं लेकिन पायदार नहीं होते। हाथ और मशीन से बने कालीन में फ़र्क यह है कि हाथ से बने कालीन दुम्बे और बकरी की ऊन और फर, जबकि मशीन से बने कालीन प्लास्टिक और केमिकल से बने होते हैं, लिहाजा ये सस्ते हैं। हाथ की निस्बत मशीन से बने कालीन की उम्र या पायदारी नहीं होती, बल्कि अगर आप उसे 1 साल इस्तेमाल करें तो ये घुस बन जाता है, जबकि हाथ से बना कालीन जितना पुराना होता है इतना ही पायदार और मजबूत होता जाता है। इसके रंग तेज हो जाते हैं और पुराना होने पर यह नादिर और महंगा होता जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हाथ से बने हुए कालीन की अहमियत और खुसूसियत को हर कोई नहीं समझता, बल्कि उसकी पहचान और उसका सही कदरदान सिर्फ वही शख्स हो सकता है जो दोनों किस्म के कालीनों यानी हाथ से बने हुए कालीनों और मशीन पर बनाए गए कालीनों के फ़र्क को जानता है। जी नाज़रीन, ईरान कालीन बाफ़ी की सनत में खूबसूरती और रंगों के इम्तिजाज में सबसे आगे समझा जाता है, जबकि टर्की और सेंट्रल एशियाई ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नंबर दूसरा है। लेकिन अब चूंकि मशीनी कालीनों का दौर है, लिहाजा अब मार्केट का रुझान तब्दील हो गया है और अब चीन मशीनी कालीनों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से खित्ते के तमाम ममालिक पर बाजी ले गया है। अहम बात यह है कि खित्ते का अहम तरीन मुल्क भारत कालीन बाफ़ी की सनत में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले में कोई मकाम ही नहीं रखता, या यूं कह लीजिए कि भारत इस सनत में मज़कूरा 3 मुल्कों से बहुत पीछे है। लेकिन अब चीन ने मज़कूरा तीनों मुल्कों को भी मात दे दी है। कालीन घरों में बतौर शो पीस रखे जाने के अलावा खिड़कियों पर लगाए और फर्श पर बिछाए जाते हैं। हाथ से बने कालीन 2.5 बाय 4 फीट, 3 बाय 5 फीट, 10 बाय 7 फीट और सबसे बड़ा 10 बाय 13 फीट का होता है, जबकि मशीन से बने कालीन भी इसी साइज़ की नकल हैं। हाथ से बने छोटे साइज़ के कालीनों की कीमत 15 से 30 हज़ार रुपये, बड़े की 25 हज़ार से 40 हज़ार, जबकि फुल साइज़ के कालीन 50 हज़ार से 1.5 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा में फ़रोख्त हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक कोयटा शहर में सन 2000 की दहाई में 100 दुकानें कालीन की थीं, जो 2010 में कम होकर 50 और 2015 में 25 और गुज़िश्ता बरसों सिर्फ 10 से 15 रह गई थी, जबकि अब ये तादाद और भी कम हो गई है। अगरचे हाथ से बने कालीन किसी भी घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, लेकिन महंगाई के बायस अब ये आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। जी नाज़रीन, यहाँ दिलचस्प और गौर तलब बात यह है कि ईरान में 17वीं सदी में तैयार करदा एक कालीन 3 करोड़ 38 लाख डॉलर की रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त हुआ है। न्यूयॉर्क के नीलाम घर सोथीबिस में इस कालीन को एक नामालूम ग्राहक ने खरीदा। इस कालीन की कीमत इससे पहले फरोख्त होने वाले किसी भी ईरानी कालीन से 3 गुना ज़्यादा है। ये कालीन अमरीकी सनतकार और सेंटर विलियम क्लार्क की मिल्कियत था, जिन्होंने वसीयत के ज़रिए 1926 में कालीन समेत दीगर नायाब अशिया को क्रेन आर्ट गैलरी को अतिया कर दिया था। इससे पहले साल 2010 में लंदन के क्रिस्टी नीलाम घर में एक ईरानी कालीन 96 लाख डॉलर की रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त हुआ था। सोथीबिस नीलाम घर ने अंदाज़ा लगाया कि यह कालीन तकरीबन 90 लाख डॉलर तक फरोख्त होगा। ताहम नीलामी में बोली देने वाले 4 अफराद ने 10 बार इस कालीन की कीमत लगाई और आखिर में टेलीफोन के जरिए सबसे ज़्यादा कीमत लगाई गई। कोक्रेन आर्ट गैलरी के डायरेक्टर की जानिब से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक नीलामी के नताइज शानदार हैं। आर्ट गैलरी ने इस कालीन और दीगर नादार अशिया को गोदाम में रखा हुआ था। ये कालीन 17वीं सदी में तैयार किया गया था और ख्याल किया जा रहा है कि उसे जुनूब मशरकी ईरान के इलाके करमान में तैयार किया गया था। इस कालीन को आखिरी बार साल 2008 में कोक्रेन आर्ट गैलरी ने नुमाइश के लिए पेश किया था। इसके अलावा भी ईरान और अफगानिस्तान, टर्की और सेंट्रल एशियाई ममालिक, जिनमें काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और दीगर ममालिक के बेशुमार कालीन हैं, जो कदीम होने के साथ साथ बेश कीमत भी हैं और मगरबी ममालिक की आर्ट गैलरीज में नुमाइश के लिए रखे जाते हैं। जी नाज़रीन,
قالین بافی دنیا بھر میں اہم ترین صنعت کے طور پر شمار کی جاتی ہے، کیونکہ قالین کی ضرورت دنیا کے تمام ممالک اور افراد کو ہے۔ لہذا حکومت پاکستان اگر اس صنعت کو ترقی دے اور جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مشینی قالین بافی کرنے والوں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرے تو یہ صنعت نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی پاکستانی قالینوں کو نمایاں مقام دلا سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔